हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है राउल्ट्स का नियम। देखिए, 12th क्लास या सीबीएसई बोर्ड व यूबीएसई बोर्ड के अंदर इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या साथ ही साथ आपसे इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। डेरिवेशन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछ सकता है कि कैसे किसी भी कंपाउंड का या सोल्यूट का, कंपाउंड का नहीं, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, विलेय का अणुभार निकालते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं राउल्ट्स के नियम की तरफ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो हम डेफिनेशन से, ये लो है क्या बताइएगा। तो ये लो क्या है एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोलंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। मैं डेफिनेशन को लिख भी देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब के आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। सबको क्लियर है? अर्थात कह सकते हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो ये होता है, और वो बराबर है किसके? विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के। ये बताता है ये लो। देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या कहा मैंने कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये होता है, विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये विलय का मोल अंश या मोल प्रभाज है, दोनों ये बराबर होते हैं। तो ये है आपका राउल्ट्स का नियम। अच्छे से आपने याद रखना है कि लिख सकते हैं जहां P0 विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल n विलय के मोल है, और कैपिटल N विलायक के मोल है। क्लियर है? नोट कर सकते हैं आप। क्या कहा गया है? जहां P0 विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, N विलय के मोल है, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सबको? किसी को कोई दिक्कत? तो ये लो आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम इस लॉ के द्वारा विलय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूले को जनरेट करेंगे या एक सूत्र को निगमित करेंगे। किससे?
राउल्ट्स के लॉ से। तो आप हेडिंग बना सकते हैं, सबने यहां तक नोट कर लिया, सबका हो गया ये। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए राउल्ट के नियम के द्वारा, राउल्ट के नियम के द्वारा, राउल्ट के नियम के द्वारा विले का, सॉरी विले का अणुभार ज्ञात करना। लिख देता हूं मैं यहां पे, राउल्ट के नियम के द्वारा विले के अणुभार को ज्ञात करने का सूत्र निगमित कीजिए, या सूत्र का निगमन कीजिए, निगमित कीजिए, ये गया है भाई, निगमित कीजिए। क्लियर है यहां तक सभी को? तो चलिए राउल्ट का नियम ले लेते हैं, P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0, वेरी गुड, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है इतनी बात? हम जानते हैं स्मॉल n यानी मोल, स्मॉल n यानी मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। बोलिए भाई हाँ या ना? भार अपॉन अणुभार, स्मॉल n बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। क्लियर है इतनी बात? और इसको मैं मान सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में WB, और नीचे को मान लू मैं MB। बताइए किसी को दिक्कत है? कोई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। कैपिटल N इज इक्वल टू भी यही होता है भार अपॉन अणुभार। यदि हम इसका क्या निकाल लेंगे, मोल बराबर यही होता है, जहां N क्या है विलेय के मोल और कैपिटल N क्या है विलायक के मोल। तो ये N मोल हो गए भार अपॉन अणुभार। इसको मैं मान लेता हूं WA इज इक्वल टू MA। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई सबको? ये देखिएगा भाई मैंने क्या कहा है, जहां स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या विलेय के मोल, और मोल को मैं लिख सकता हूं भार अपॉन अणुभार। भार को मैंने शॉर्ट में कह दिया WB और अणुभार को कह दिया MB। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, मैं केवल वहां पे पैरामीटर्स दे रहा हूं। कैपिटल N इज इक्वल टू भार इज इक्वल टू अणुभार, और WA अपॉन MA मैंने इसको शॉर्ट में रख दिया। स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है इतनी बात? क्या कहा मैंने? स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। करते हैं पुट, देखिए P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0, इसकी जगह क्या रखेंगे WB अपॉन MB। क्लियर है इतनी बात? WB इज इक्वल टू MB, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्लस कैपिटल N की वैल्यू WA इज इक्वल टू MA। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक हमने स्मॉल n की वैल्यू की जगह स्मॉल n की वैल्यू रख दी, कैपिटल N की वैल्यू की जगह कैपिटल N की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात सुनिएगा, आप छोटी सी बात सुनिएगा। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हमारे पास विलयन है, तो उसमें जो दो पार्टिकल्स, दो मोल्स होते हैं, विलेय और विलायक, समझ रहे हो ना? विलेय और विलायक। और हमारे पास कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की जो क्वांटिटी है, विलेय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। समझ में बात आई? मैंने क्या कहा कि हमारे पास कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के मोल है, ठीक है, और हमें यह पता है उस विलयन के अंदर जो विलेय है वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो हम कैपिटल स्मॉल n प्लस कैपिटल N में से स्मॉल n को कैपिटल N के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
समझ में बात आई? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हम स्मॉल एन को कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ही कम है। तो यदि मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं तो ये क्या बचेगा यहां पे, बताओ भाई, ये यहां पे क्या बचेगा? ये बचेगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बचेगा। ये मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, यही बचेगा ना? बताइए भाई, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, कहीं बच्चों के मन में ये डाउट चला हो, सर हमने इस वाले को क्यों नहीं किया? भाई इसके तो रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, इसी के लिए तो निकाल रहे हैं, यही तो है विलेय का मोलंश या मोल प्रभाज। हम सॉल्यूशन के, ध्यान से सुनो, हम सॉल्यूशन के स्मॉल एन को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, उसको नहीं, केवल इसको नेगलेक्ट करेंगे। अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। ये रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन एम बी एम ए, ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। नहीं, मैं इसको क्या मान लू, जीरो मान लू, मैं इसको क्या मान लू, जीरो मान लू। बताइए भाई, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई आपको? जीरो प्लस डब्ल्यू ए इक्वल टू एम ए, किसी को कोई दिक्कत? तो ये जीरो है तो जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में P0 माइनस पी एस इक्वल टू P0, ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी इक्वल टू एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इक्वल टू एम ए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप जानते हो जो फोर्थ नंबर है वो घूम के ऊपर चला जाता है, और जो आपका सेकंड नंबर है, सॉरी थर्ड नंबर है, वो घूमकर कहां चला जाता है, सेकंड वाले के पास चला जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। बोलिए भाई हाँ या ना? इतनी बात क्लियर आई आपको समझ में? तो अब आपको ये टोटल मिल जाता है P0 माइनस पी एस इक्वल टू P0, डब्ल्यू बी इक्वल टू एम ए और एम बी इक्वल टू डब्ल्यू ए। यहां से आप जानते हो एम बी क्या है, विलेय का अणुभार है। नोट कीजिए भाई सभी, इसको सभी अच्छे से नोट कीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको कैमरा प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं नीचे तक। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, हो गई यहां तक बात? सबको समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए मैंने क्या कहा। हम राउल्ट के नियम का यूज करके किसी भी विलेय के अणुभार को ज्ञात करने का एक सूत्र निगमन करना चाहते हैं, जिससे हमें विलेय का अणुभार मिल जाए। ठीक है, विलेय के अणुभार को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे एम बी मान रखा है। आप जानते हो ना, भार अपॉन अणुभार, तो ये किसका है, विलेय का है ना, तो ये एम बी मान रखा है। इसको हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला निगमित करना है। ठीक है, राउल्ट्स के नियम को यूज करेंगे हम, कर लिया हमने यूज, यही है राउल्ट्स का नियम। स्मॉल एन की वैल्यू मैं जहां बताता हूं आपको, भार अपॉन अणुभार होती है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर है? कैपिटल एन की वैल्यू भार अपॉन अणुभार, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर है इतनी बात भी? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुट कर देंगे स्मॉल एन और कैपिटल एन की जगह, देखो पुट कर दिया। अब दूसरी बात क्या आती है, हम ये कहते हैं यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें एन प्लस कैपिटल एन है, तो हम कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में इसको क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। समझ में बात आई? मैं एक बात आपको बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई 100 ml है, 100 ml का सॉल्यूशन है, और उसमें केवल 0.1 ml क्या है, सोल्यूट है, यानी विलेय है। तो हम इसकी क्वांटिटी को सोलवेंट यानी विलायक की क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट मतलब जीरो कर दिया। क्लियर है? अब जीरो करा तो हमारे पास ये आया। अब आप जानते हो फोर्थ नंबर का फर्स्ट पे चला जाता है और थर्ड का सेकंड पे चला जाता है। तो ओवरऑल आपके पास ये आया निकाल के यहां से। अब ये क्या क्या है,
ये है आपके, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ये क्या है, P0 इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, नोट कर लिए भाई, का वाष्प दाब, वाष्प दाब, क्लियर है। PS इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, क्लियर है इतनी बात। WB इक्वल टू विलेय का भार, भार। MB इक्वल टू विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, ठीक है। MA इक्वल टू विलायक का अनुभार, और WA इक्वल टू विलायक का भार, का भार। क्लियर है सबको ये इतनी बात, सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन में यदि आपसे MB पूछेगा तो MB की वैल्यू नहीं देके रखेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अच्छे से कैलकुलेशन करके आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, MB निकाल सकते हो। सुनिएगा, क्वेश्चन में आपको WB दे देगा, MA दे देगा, WA दे देगा, P0 PS दे देगा, P0 दे देगा, MB पूछ लेगा तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। राउल्ट्स का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया। जहां P0 विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, और WB विलेय का भार है, MB विलेय का अनुभार है, MA विलायक का अनुभार है, और WA विलायक का भार है। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ गया। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको आसानी से ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साफ कर दूं मैं इसको, साफ कर दूं, चलिए चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए, चलो भाई, क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखोगे भाई आप, लिखो। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, क्वेश्चन है आपके पास, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, क्लियर है इतनी बात। विद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को, के 10 ग्राम को 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में, जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर, घोलने पर, घोलने पर, ठीक है, घोलने पर वाष्प दाब, वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर, से घटकर 17.235 mm हो जाता है, mm हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, हो जाता की जगह आप हो गया है लिखिए, हो गया है, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर है इतनी बात। मैंने क्या कहा, एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, ठीक है, यह हो गया है। अब विलेय का अनुभार ज्ञात करना है।
आप जानते हो हमारे फॉर्मूले के अनुसार आपको MB ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में करा रहा हूं, देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया। वो एक वाष्पित विद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को, ठीक है ना, 10 ग्राम को WB की वैल्यू हमें दी गई है, विलेय का भार दिया गया है 10 ग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम जल में घोलने पर WA का आपको दिया गया है 100 ग्राम, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, नहीं। आप जानते हो वाटर का अणुभार कितना होता है, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, ग्राम्स नहीं लिखेंगे 18। P0 आपको दिया गया है घटकर, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो P0 की है और जो लेस वैल्यू है वो PS की है। क्लियर है इतनी बात, मैंने क्या कहा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो P0 की है और जो लेस वैल्यू है वो PS की है। तो P0 की वैल्यू 17.535 mm, किसी को कोई दिक्कत। PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.235 mm। निकालना आपको MB है, आप सभी जानते हैं। जो जो दिया गया है आप सभी ने नोट कर लिया है और जो निकालना है उसको भी आपने नोट कर लिया है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या है P0 माइनस PS इक्वल टू P0, स्मॉल n की जगह आप वैल्यू रख दोगे, क्या क्या था WB इक्वल टू MA इक्वल टू MB गुणा WA। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से ऐसे P0 की जगह P0 की वैल्यू पुट कीजिएगा 17.535 माइनस 17.235, यही है, यही है, और ये हो जाएगा 17.535 इक्वल टू WB की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम्स, MA कितना दिया गया है 18, MB हमें निकालना है और WA कितना दिया गया 100। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 3 से 3 गया 0 और 5 में से 2 गया 3 7 में 7, 7 में 7 0, 1 में 7 0, ठीक है। ये याद इससे आ जाए घटा के और 17.535। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस 0 से ये 0 काट सकते हैं, बड़ी आसानी से काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये कितना बचा ऊपर बचा 18 और नीचे MB इक्वल टू 10। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ध्यान से सुनो, 3 अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव, दोनों इक्वल है भाई, 3 अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव, इक्वल है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर दो, उसकी गुणा इधर कर दो, समझे बात को, मैंने क्या कहा, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 300 गुणा 10 गुणा MB 18 गुणा 17.535। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, MB की वैल्यू निकालनी है, बाकी सभी कहां चले जाएंगे इसके अपोन में 17.535। इसको 3 गुणा ऐसे लेकर के लिख सकता हूं क्या मैं, बताओ, 3, ये 3000 है ना, तो 3 गुणा 1000 लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 3 गुणा 1000 करके। तो ये कितने टाइम कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा ये 6 टाइम्स, कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, 6 पंजे 30 और 2 32, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 बचा, 6 एकम 6 और 1 सॉरी 6 एकम 6 और 4 10। किसी को कोई दिक्कत है बताइए,
कितने अंकों के बाद दशमलव आएगी, कितने अंकों के बाद, ये 0 से 0 कट जाए, कितने अंकों के बाद आएगी, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव आएगी तो क्या हो जाएगा 1.21, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे बात को कैसे? अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 अंकों के बाद दशमलव इधर सरक जाएगी तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है सबको? जी जिसको क्लियर नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए मैंने क्या कहा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था, एक अवाष्पशील विद्युत अवगट्टे के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 हो जाता है या हो गया है। विलेय का क्या निकालिए, अनुभार निकालिए। जो जो चीज गिवन है नोट कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम वैल्यू है वो P0 की होगी यहाँ पे, और जो लेस वैल्यू है वो क्या होगी, PS की होगी। क्लियर है? रख देंगे हम वैल्यू, पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने क्या किया, यहां से इसको घटाया, घटाने पर पाया 300 है, ठीक है। और ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पॉइंट हटाई, 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद आसानी से हटा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 1000, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कितने टाइम कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और पाएंगे ये आएगा, और जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई है? बताइए भाई, सबको समझ में आया इतना? चले आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे दूसरा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखिए, एक अवाष्पशील पदार्थ, क्वेश्चन है आपके पास, एक अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ अणुभार, अणुभार दे रखा है आपको उसका 180। कितना दे रखा है, ये 180 है भाई, ये 180 है। 180 के 18 ग्राम को 18 ग्राम को 18 ग्राम को 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स ग्राम्स जल में घोला गया है। क्या किया गया है, जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, ठीक है, घोला गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, की गणना गणना कीजिए यदि जल का वाष्प दाब, यदि जल का वाष्प दाब 17.535 mm हो। सुन लीजिएगा क्या कहा गया है, एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका अनुभार 180 है को 18 ग्राम 100 ग्राम के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए यदि जल का वाष्प दाब आपको 17.535 दिया गया है। ठीक है इतनी बात। तो कहने का मतलब यह है कि आपको PS निकालना है। क्या निकालना है, PS निकालना है।
P0 आपको कितना दिया गया है 17.535 mm, ठीक है ना। WB कितना दिया गया है, WB 18 ग्राम। MB भी इस बार दिया गया है, कितना है 180 ग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। WA 100 ग्राम्स, 180 ग्राम, 180 ग्राम नहीं लिखेंगे। और लास्ट MA आप जानते हो वाटर का कितना होता है 18, इतनी वैल्यू आपको दी गई है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, PS निकालना है, P0 की वैल्यू दी गई है, WB MB WA और MA दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो राउंड के फॉर्मूले से क्या होता है, P0 माइनस PS इक्वल टू P0, WB इक्वल टू MB गुणा MA अपॉन WA। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। P0 की वैल्यू 17.535 माइनस PS इक्वल टू 17.535, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। P0 की वैल्यू 17.535, PS निकालना है 17.535, WB की वैल्यू कितनी है 18, देख लीजिए, सॉरी 80, और इसकी कितनी है 180, किसी को कोई दिक्कत। MA कितना है 18 और WA कितना है बताइए भाई 100, कितना है 100, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइम्स कर सकता है इससे ये 10 टाइम्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना है 17.535 माइनस PS 17.535 और ये 80 इक्वल टू 1000, 80 इक्वल टू 1000। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। चलिए करते हैं, 17.535 माइनस PS, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूं, 18 गुना 17.535। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर सकते हैं आप, करिए मल्टीप्लाई, बताइए कितना आएगा। 18 पंजे कितना होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 17.535 माइनस PS कितना होगा, 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 9, 54 और 9 कितने होंगे भाई 63, 6, 18 पंजे 90, 6 96 का 6, ठीक है। 18 सत्ते 126, 18 पंजे 90 96 का 6, 18 सत्ते 126, 26 और 9 5 बचे 13, 18 कम 18 और 13 31, कितना आएगा 31। दशमलव कितने अंकों के बाद थी, 3 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद थी, 3 अंकों के बाद, ठीक है। 18 पंजे 90 का 0, 18 तिया 54, 54 और 9 63, 63, ठीक है। 18 पंजे 90 और 6 96, 96 और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 126 और 9 35। ये कहानी है यहाँ तक 100, क्लियर है। दशमलव कहाँ चली जाएगी, दशमलव चली जाएगी 3 अंक बाद, यहाँ तक लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 17.535 माइनस PS। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो कितना होगा PS इक्वल टू 17.535 माइनस 0.315, यही होगा, घटा लीजिए। PS इक्वल टू 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2 पॉइंट, बाकी तो जू का 2 है। तो PS इक्वल टू कितना आ जाएगा, PS इक्वल टू कितना आ जाएगा 17.220, और ये क्या होगा mm में, बताइए भाई।
यहां से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? कोई? एकदम कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर है? बाकी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, आसानी से हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, शायद ये पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कौन से सन में है लेकिन आ रखा है बोर्ड क्लास में। क्लियर है? सुनिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो जो हमें दिया गया है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ले लेते हैं गिवन दैट, ये हमें क्या है सब दिया गया है। निकालना क्या है? हमें पीएस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हम बार बार यूज कर रहे हैं। पीएस की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने, सबकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से देखो आप कितने बार कर सकता है? 10 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की तो ये आएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आना है। अब क्या करोगे? इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और पी एस इक्वल टू 17.220। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। हो सकता है एक इतना अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक हो जो आपको पेपर में अंक दे के जाएगा, और मैं पक्का वही लेके आऊंगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक वगैरह के बारे में, ठीक है ना? हर एक बार उससे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? तो राउट का नियम हमारा कंप्लीट हो गया। राउट के नियम में हमने क्या क्या जाना, उसकी डेफिनेशन जानी, डेरिवेशन जाना, डेरिवेशन में हमने मोलिकुलर वेट निकालना सीखा, किसी भी विलेय का, किसी भी विलेय का अणुभार निकालना सीखा, और साथ ही साथ हमने इन सबको कवर करने के लिए क्या किया? बताइए, इन सबको कवर करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो चलिए, यहां तक के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।